हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 12 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। बाकी के दो शिफ्ट भी सॉल्व कर दिए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो बोल रहा है 60% ऑफ ए। जैसे जैसे उसने बोला है वो लिख लेते हैं। 60% ऑफ ए ये किसके इक्वल है? 0.3 ऑफ बी। तो इसका डेसिमल हटा के डायरेक्ट लिख लेते हैं। बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी। ऐसे ही बोला है और हमें बताना है ए बी सी का रेशियो। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। ये पूरा डिनोमिनेटर 2 से एलिमिनेट करते हैं। 2 5 जा देन 2 3 जा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें जो इसका डिनोमिनेटर है, जितना भी डिनोमिनेटर है, इसे क्या करना है? 0 करना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर का? हमारे पास 15। ठीक है, जो आपका एलसीएम आएगा इसको आप न्यूमरेटर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, तो मैं 15 को ठीक है ना, यहाँ पे 15, इस वाली टर्म को भी 15 और इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे। 5 ये 3 जा, ये 5 3 जा, ये 3 5 जा, तो ये कितना हो गया? 18a इज इक्वल्स टू में 9b इज इक्वल टू में 5c। ठीक है, ऐसे ही हो गया। कुछ गलत तो नहीं हुआ? हाँ, ठीक है, ऐसे ही हो गया 5c। अब देखो, अब हमें क्या बताना है? ए बी सी का रेशियो। तो a इज टू बी इज टू सी, यही बताना है। ठीक है, तो देखो a के लिए क्या करेंगे, सिर्फ a वाली टर्म छोड़ के जो बाकी b और c के जो कोफिशिएंट है उन्हें क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अभी मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, 9 इंटू 5। देखो b का था 9 और c का 5। b के लिए क्या करेंगे? वही b का कोफिशिएंट छोड़ के c और a वाले को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 इंटू में 5, और c के लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे, 18 इंटू 9। ठीक है, सब में 9 कॉमन है, 9 कर देते, 9 2 जा 9 2 जा। तो a इज टू b इज टू c का रेशियो कितना आ गया? 5 इज टू 10 इज टू 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक ट्रैवल जो है 1 मिनट में कितना ट्रैवल करता है? 0.875 किलोमीटर, और हमें बताना है कि वो 1 घंटा 45 मिनट में कितनी दूर तक चलेगा। तो बस देखो, 1 मिनट में चलता है 0.875। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 0.875 को आप अगर 60 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1 आवर में वो कितना ट्रैवल कर लेगा? 52.5 किलोमीटर। देन 0.875, अगेन ये जो 45 मिनट है इसे 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना ट्रैवल करेगा? 39.375 किलोमीटर। तो टोटल कितना ट्रैवल कर लिया? 91.875। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर अभी हम सिर्फ ये जो दो ब्रैकेट है इनकी बात करेंगे। डिनोमिनेटर में तो देखो a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो 7 7 जा 49 माइनस में 2। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या जाएगा? 7 माइनस रूट 2 प्लस 7 प्लस रूट 2। ठीक है, प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा? 14 अपॉन में 47। ठीक है, और फिर अब आप इधर आओगे तो माइनस, ये जो अब थर्ड ब्रैकेट है, तो माइनस 14 अपॉन में 47, तो प्लस का माइनस से कैंसिल, आंसर विल बी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक परिवार का भोजन, कपड़े और मनोरंजन पर व्यय 2:4:4 के अनुपात में है। तो क्या है? फूड, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, फूड, क्लोथिंग और एंटरटेनमेंट के ऊपर जो उसका एक्सपेंस है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर जो है वो किस रेशियो में? 2:4:4। 2:4:4। ठीक है, देखो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका सम पूरा कितना आ जाएगा? जो एक्सपेंस का परसेंटेज है वो एक तरीके से 100% हो गया, मतलब 20 40 40 20 40 40 प्लस करोगे तो 100। तो एक्सपेंस का जो परसेंटेज है इसको हमने 100 में कन्वर्ट कर लिया। द कॉस्ट ऑफ अ फूड
अब वो किसकी बात कर रहा है? फूड की। आने वाले वर्ष में भोजन की लागत में 10% की गिरावट होती है। 10% की गिरावट होती है तो मतलब जो पहले हम 20% 20 रुपीज उसके ऊपर क्या कर रहे थे? स्पेंड कर रहे थे। अब हम उससे क्या करेंगे? 10% कम करेंगे, मतलब 90% करेंगे। ठीक है ना? तो पहले हम 20 रुपए खर्च कर रहे थे, अब हम कितने कर रहे हैं? 18 रुपए खर्च। ठीक है। और वो कह रहे हैं कपड़े की लागत में 5% की वृद्धि आती है। तो पहले हम 40 कर रहे थे, अब हम 40 का कितना करेंगे? 105%। तो कितना खर्च करेंगे? 42 रुपीज। ठीक है। और मनोरंजन की लागत में 15% की गिरावट आती है। तो हम पहले 40 रुपए खर्च कर रहे थे, अब उसके 15% कम, तो मतलब 85% हम उसके ऊपर खर्च करेंगे। तो कितना खर्च करेंगे हम उसका? 34। ठीक है। अब आप अगर इसे टोटल करोगे, ये जो तीनों हमें टर्म्स मिली, अगर आप इसे टोटल करोगे तो कितना हो गया? 94%। मतलब 94, हमने इसको 94% मान लिया। अब उसने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, कुल घरेलू व्यय में प्रतिशत परिवर्तन, वृद्धि या कमी क्या हुई है? मतलब जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। तो हमें पता है क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है 100 से 94। तो और कितने परसेंट का डिक्रीज आया है? 6% का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है ए और बी ने क्रमशः 1,20,000 और 1,60,000 का निवेश किया। तो ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसके अंदर उन्होंने 1,20,000 और 1,60,000 क्या करे? इन्वेस्ट करे। ठीक है। अब वो बोलता है ए 10 महीने और बी 7 महीने तक ही रहा। ए ने काम करा 10 मंथ और बी ने काम करा 7 मंथ। वो कहते हैं यदि बी का हिस्सा 16,800 है तो कुल लाभ कितना है? तो हमें बस इसके अंदर क्या बताना है? टोटल प्रॉफिट बताना है और बी का हमें शेयर दे रखा है। ठीक है ना? तो प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होता है? कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो में। किसके अंदर? कैपिटल इंटू टाइम। तो यहां से हम कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो बना लेते हैं। तो 40 से 40 कैंसिल, 4 4 जा, 4 3 जा, 2 जा, 2 5 जा। तो A/B का रेशियो कितना आ गया? 15:14। ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो ये हमें दे रखा है, ये 16,800, ये क्या है? हमारे पास बी का शेयर। तो देखो क्या करते हैं हम? टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल, मतलब ये जो हमारे पास रेशियो होता है, रेशियो का टोटल इनटू में जिसका भी शेयर हमें चाहिए होता है, तो हमें यहाँ पे बी का शेयर दे रखा है, इज इक्वल टू, अगर हमें बी का शेयर निकालना होता तो हम ऐसे ही करते ना, टोटल प्रॉफिट अपॉन में रेशियो का टोटल इनटू में बी का जो रेशियो है, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 16,800 ऐसे ही आता हमारे पास। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें प्रॉफिट पता करना है, रेशियो का टोटल हो गया हमारे पास 29, बी का कितना है 14, इज इक्वल्स टू में 16,800। तो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 2 जा, देन 1200 इंटू 29, 29 2 जा 58, 29 1 जा 29 प्लस 5 34,800। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था? 34,800 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बोला गया है दो इंडिविजुअल ने, ए और बी, दो लोग हैं ए और बी, उन्होंने एक जगह को रेंट करा है, एक खेत को किराए पर लिया है। देखो अभी पहले ए की बात करेंगे। ए ने क्या करा है, उसके अंदर हॉर्सेस रखे हैं, कितने? 21 हॉर्सेस रखे हैं। कितने टाइम के लिए रखे हैं? 6 मंथ के लिए। तो 126 यूनिट हो गया। ठीक है। और 15 काव रखी हैं। काव कितनी है? 15 काव कितने टाइम के लिए रखी है? 2 महीने के लिए। तो 30 यूनिट हो गया। ये हम एक तरीके से उसका रेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। और अभी बात होती है बी की। बी ने क्या रखे हैं? काव रखे हैं कितने? 15 काव रखे हैं। कितने मंथ के लिए? 6, 15 6 90। और 40 क्या रखे हैं उसने? शीप रखे हैं। कितने मंथ के लिए? 7.5। तो कितने यूनिट उसका किराया हो गया? 300 यूनिट उसका रेंट हो गया। अब वो बोलता है अगर 3 हॉर्स किसके बराबर खाते हैं? 5 काव के। ठीक है। और 6 काव किसके बराबर खाती हैं? 10 शीप्स के। ठीक है। तो उसने पूछा है व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द रेंट शुड ए कवर, ए को कितना रेंट देना है हमें ये बताना है। अब देखो दोनों के अंदर काव कॉमन है। ठीक है। दोनों में काव कॉमन है। पहले हम यहां से सब कुछ किसकी टर्म में
कन्वर्ट करते हैं? देखो यहां से पहले मैं काउ का एक वैल्यू निकाल लेती हूँ. काउ किसके इक्वल है? 3/5 हॉर्स के इक्वल है. जो मेरे पास सी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 3/5H. इसको मैं क्या करूंगी? सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगी. तो 10 शीप्स किसके इक्वल है? 6 इंटू में सी का वैल्यू कितना है? 3/5H. ठीक है ना. 2 5 जा 2 3 जा, तो मेरे पास शीप का वैल्यू कितना आ गया? 3 3 जा 9/25H. अब मैंने यहाँ पे सबको, सारे जितने भी जानवर थे सबको हॉर्स की टर्म्स के अंदर ही कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है. तो देखो हॉर्स का वैल्यू यहाँ पे 126 का 126 ही है. काउ के लिए कितना है? 3/5. तो 5 6 जा 3 6 जा 18. तो टोटल इसका वैल्यू कितना हो गया? 126 प्लस 18. ठीक है. 126 प्लस 18 144. तो ए को कितना अमाउंट पे करना है? 144. बट अभी हमें टोटल में से बताना है. ठीक है. तो देन अगेन काउ का कितना है? 3/5. 18 3 जा 54. देन शीप के अंदर शीप का क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ हॉर्स? 9/25. तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो कितना हो गया? 108. तो टोटल कितना हो गया इसका? 8 9 162. तो A is to B. ठीक है ना. A is to B कितना हो गया? 144 इंटू इस टू में 162. अब बस हमें क्या बताना है कि A को कितना रेंट देना है. तो देखो 18 8 जा 144, 18 9 जा 162. तो A को कितना देना है? 8 यूनिट देना है. टोटल कितना था? 17 यूनिट. ठीक है. समझ में आया? हमने सारी वैल्यूज को हॉर्स के टर्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसको टर्म्स को उसको मल्टीप्लाई करके हमने एक उसका रेंट का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन ये भी कुछ इसी तरीके का है. वो कहते हैं दो इंडिविजुअल ए और बी ने एक चारागाह किराए पे लिया. ठीक है. उसके अंदर ए ने क्या करा? वहां पे काव डाली. कितनी डाली? 16 डाली. 3 महीने के लिए डाली. 16 3 जा 48. और उसने क्या डाली? शीप्स डाली. कितनी? 20 डाली 4 महीने के लिए. तो कितनी हो गई? 80 यूनिट. अब बी की बात करेंगे. बी ने क्या करा है? 30 शीप्स ही लिए. सिर्फ उसके पास शीप्स ही हैं. कितने टाइम के लिए लिए? 6 महीने के लिए. तो 180 यूनिट. ठीक है. अब वो बोलता है अगर 4 काव किसके बराबर खाते हैं? 8 शीप्स के बराबर खाते हैं. तो मुझे बताना है ए का पोर्शन. तो देखो मैं सबको शीप्स के टर्म में ले आती हूँ. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. तो एक काव किसके बराबर है? 2 शीप्स के. ठीक है ना. एक काव किसके बराबर है? 2 शीप्स के. तो मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है. तो कितना हो गया? 96. 96 प्लस में 80. ए का जो यूनिट आ गया, ए का यूनिट आ गया 176 और ये है 180. तो हमें इसके अंदर क्या बताना है? ए का पोर्शन ही बताना है. 176 इस 2 में 180 वही करेंगे. ए इस 2 में बी कैंसिल करेंगे. 2 8 जा 2 8 जा 2 9 जा फिर देन 44 इस 2 में 45. तो ए का कितना हो गया? 44 और टोटल में कितना है? 89. तो ए का जो रेंट का शेयर है वो कितना हो गया? 44 अपॉन में 89. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वो बोल रहा है 3 ग्रुप हैं स्टूडेंट्स के जिनके एवरेज एजेस हमें दे रखी हैं 18 20 और 22 और हमें उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं बट किसके अंदर दे रखे हैं? रेशियो के अंदर. तो हमसे पूछा गया है ओवरऑल एवरेज एज निकालनी है. तो हम क्या करेंगे? जो इनका रेशियो दे रखा है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे. 18 2 से, 20 को भी 2 से और 22 को 5 से. ये 20 को 3 से करना है. मतलब 2:3:5 की रेशियो में दे रखा है. तो हमारे पास टोटल एज कितनी आ जाएगी? 36. 23 जा 60 और 22 5 जा 110. तो इसे आपस में सबको प्लस कर देंगे. तो टोटल एज हमारे पास आ गई 206 और हमें क्या बताना था? ओवरऑल एवरेज का एज. तो 206 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? सम ऑफ द रेशियोज का सम कितना है? 10. तो ओवरऑल एवरेज कितनी आ गई एज? 20.6. ऑप्शन नंबर 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
वो बोल रहा है 11 संख्याओं का औसत 68 है। अगर हमारे पास 11 डिजिट्स का 11 नंबर्स का एवरेज 68 है तो उनका सम हमारे पास कितना होगा 748। ठीक है। वो बोल रहा है यदि प्रथम 5 मतलब फर्स्ट 5 का जो एवरेज है उसने हमें दे रखा है 63, तो इनका टोटल कितना हो गया 315, और अंतिम 5 जो लास्ट 5 है इनका जो एवरेज है वो हमें कितना दे रखा है 72, तो इसका टोटल कितना हो गया हमारे पास 360। तो उसने पूछा है छठी संख्या ज्ञात कीजिए, 6 नंबर। तो देखिए टोटल नंबर कितने थे 11, फर्स्ट 5 हमें दे दिए, लास्ट 5 हमें दे दिए, तो इन दोनों का अगर आप टोटल करो तो कितना आ गया हमारे पास 675। ठीक है 675। और अगर आप इन दोनों टर्म्स को आपस में माइनस कर दो, जो एक रिमेनिंग नंबर है, क्योंकि ये 10 है ये 11 है, तो एक रिमेनिंग नंबर आपको मिल जाएगा, दैट इज 73। तो छठी जो 6 नंबर था वो क्या था 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहे हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 300 to 450 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। हमें 300 से और 450 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत बताना है जो 13 से संपूर्ण विभाजित होते हों। तो देखिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना। तो देखो 300 के बाद जो पहला नंबर है जो 13 से डिवाइड होगा वो है 312, प्लस लास्ट डिजिट जो 450 से पहले लास्ट डिजिट है जो 13 से डिवाइड होगा वो है 442। देन इन दोनों का सम को आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। ठीक है तो 754 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर विल बी 377, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर सिंपली क्या करना है, 12 1/2% ऑफ 160 किलोमीटर मतलब 560 किलोमीटर, 560 को किससे डिवाइड करना है आपने 12 1/2%। अगर 12 1/2% है तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। ठीक है ना, तो 1/8 से, तो 8 7 56, तो फर्स्ट टर्म का तो आपका आ गया 70, सेकेंड का 66 2/3, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 2/3। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है 240 को 2/3 से, तो 3 8 24, 160 से आपस में प्लस कर देंगे तो आंसर विल बी 230 किलोमीटर। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है एक विक्रेता 500 प्रति शर्ट की दर से 2% का कमीशन कमाता है। अगर एक वेंडर है जो शर्ट बेचता है तो वो 500 की शर्ट पे 2% का कमीशन कमाता है, तो 500 का 2% कितना हुआ 10 रुपीज उसने क्या कमाए एक शर्ट पे कमाए। और टाई जो कितने की है 150 रुपए की है, उसके ऊपर वो कितने परसेंट का कमीशन कमा रहा है 12% का, तो कितने रुपए कमा रहा है वो 18 रुपए। ठीक है, इफ ही सेल्स 3 शर्ट, एक दिन में वो 3 शर्ट बेचता है और 4 टाई बेचता है, तो देखो एक दिन का कमीशन उसका कितना हो गया 30, 18 4 72, तो एक दिन का कमीशन हो गया उसका 102 रुपए। और हमसे क्या पूछा गया है, यदि वह प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है तो 30 दिन में कुल कमीशन कितना हुआ, तो 30 डेज का कमीशन उसका कितना हो गया 3 2 6 3060। चलिए देखते हैं। वो कह रहा है एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सेब बेचता है। अ फ्रूट सेलर सेल्स एप्पल एट अ लॉस ऑफ 5%, मतलब वो कह रहा है कि उसने 100 की चीज कितने में बेच दी 95 में, बट यूजेज अ वेट दैट 20% लेस देन द एक्चुअल वेट। आपसे पैसे तो पूरे वेट के लिए, लेकिन उसने आप सिर्फ वेट कितना यूज करा 20% लेस, मतलब 80% वेट उसने यूज किया। तो हमें बताना है फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके रखिए, 100 इंटू में 80 इज इक्वल्स टू में 95 इंटू में 100, कैंसिल 16 और फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 5 9 तो देखिए उसने जो 16 रुपए की चीज थी वो कितने में बेच दी 19 रुपए में। तो हमें ये तो पता चल गया कि उसका प्रॉफिट हुआ है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है 3 का प्रॉफिट हुआ है 16 पे। ठीक है ना, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 16 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 4 425, 75/4
इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर विल बी 8.75%। 18.75% का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है 2200 में बेची गई वस्तु पर हुआ लाभ। एक चीज को उसने कितने में बेचा है, 2200 की 2200 पे, ठीक है ना। 2200 रुपए में एक चीज उसने बेची गई है, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है वो 1800 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो अगर 2200 में एक चीज को बेचने पे उसे क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। तो देखो प्रॉफिट के केस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है माइनस में कॉस्ट प्राइस, इससे आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। हुआ लाभ 1800 बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो मतलब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है प्रॉफिट किसके इक्वल टू है, लॉस के। तो हानि कब होती है, जब आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से। अब देखो इस सिचुएशन के अंदर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट, और इस सिचुएशन में आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या निकलेगा, लॉस। और उसने हमें क्या बोला है, प्रॉफिट और लॉस आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखो वैल्यू में पुट कर देती हूँ, दोनों केस में हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो माइनस में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू में कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। यहां से हम कैलकुलेट करके कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 2 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू में 4000। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी आ गई, 2000 रुपीज, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहा है, यदि वस्तु 2050 में बेची जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो उसने 2000 की चीज किस में बेची है, 2050 रुपए में, ठीक है। तो कितने का फायदा हुआ है उसे, 50 रुपए का, 50। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना परसेंटेज आ गया, 2.5%। देखो आपको इतना सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चले कि प्रॉफिट और लॉस सेम है और दोनों टाइम उसने आपको क्या वैल्यू दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, दोनों टाइम सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट और लॉस उसने बोला हो कि सेम है, तो इस केस में आप कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली निकाल सकते हो। दोनों नंबर्स को प्लस कर दो, दोनों जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 डिवाइडेड बाय 2, आपका डायरेक्टली क्या निकल आएगा, कॉस्ट प्राइस। बट ये किस केस में है, ये आपको पता है कि दोनों टाइम सेलिंग प्राइस हो और प्रॉफिट और लॉस क्या हो, आपस में इक्वल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है एक मोबाइल फोन रिटेलर बेचता है एक फोन को कितने पे, ₹P पे, और उसके ऊपर प्रॉफिट होता है उसे 20% का। अब देखो अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 120% कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, P। इतनी बात समझ में आई कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर मैं 20% का मार्जिन ले लूं तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, और सेलिंग प्राइस उसने यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, P, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकाल लेती हूँ, 6 5, तो मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गया 5/6 P। ये एक सिचुएशन है, ठीक है। अब देखते हैं, फॉर अ स्पेशल फेस्टिवल ही मार्क द सेम फोन एट 1.5 P। पहले तो उसने P पे बेचा था, अभी उसने मार्क प्राइस लगा दिया है, मार्क प्राइस है 1.5 P, ठीक है। अब वो कहता है एट द ऑफर ही प्रोवाइड डिस्काउंट 10%। इस 1.5 P को ये कितने पे बेचता है, 90% के ऊपर, ठीक है ना। 10% के उसका डिस्काउंट दे रहा है तो 90% पे सेल कर रहा है, तो 5 3 520, तो कितने पे सेल कर रहा है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9P अपॉन में 20, ठीक है। सॉरी 9P नहीं, 3 9 27, मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया 27P/20, ठीक है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट दैट ही विल मेक ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। कॉस्ट प्राइस तो कि जो मोबाइल फोन था उसका ये दे रखा है उसने हमें 5/6 P, और जब उसने सेल करा ड्यूरिंग फेस्टिवल तो कितने का सेल करा, इतने अमाउंट का, ठीक है। तो हमें इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो पहले प्रॉफिट देख लेते हैं उसे कितने का हुआ, 27 अपॉन में 20 माइनस में 5/6, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 60, तो 27 हाँ ठीक है, 27 3 81 माइनस में 50, तो प्रॉफिट उसको कितने का हुआ है, 31/60
पी का, ये उसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 5/6p मल्टीप्लाई में, अगर मैं डिवाइड में लेके जाऊंगी, डिवाइड ना करके यहाँ पे लिखूंगी तो रेसिप्रोकल में लिखूंगी, ये पी हटा देते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मैंने उल्टा लिखा, ठीक तो लिखा 6/5, ठीक है ना। 6 1 6 0 0 5 1 5 5 2 10, तो उसे एंड में कितने का प्रॉफिट हुआ 62% का, ठीक है। बस इतना ही था कि पहले कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ से पता कर लिया कि उसने बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस का 120% करके हमने उसका सेलिंग प्राइस लेके यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गया। देन अगेन फिर हमने यहाँ से सेकंड सिचुएशन से उसका सेलिंग प्राइस पता कर लिया, और फिर बस हमें उसका क्या बताना था, प्रॉफिट परसेंटेज। तो दोनों को आपस में माइनस करा तो हमें पता चल गया कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है 31/60। देन उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसे करके आपको इसका प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक शॉपकीपर, एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसकी लागत मूल्य से 25% अधिकतम मूल्य अंकित किया गया है। अ शॉपकीपर मार्क एन आइटम 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मतलब 100 की चीज उसने कितने की मार्क कर दी, 125 रुपए की। ड्यूरिंग द सेल ही ऑफर्ड अ डिस्काउंट 10%। अब वो 125 रुपए के ऊपर 10% का डिस्काउंट देता है, मतलब उसे कितने में बेचता है, 90% में। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 112.5। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। आप बस देखो उसने 100 की चीज कितने में बेची, 112.5 रुपए में, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 12.5% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है एक दुकानदार अपनी माल पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो मतलब वो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस से 60% ऊपर, मतलब 160% के ऊपर वो मार्क प्राइस को क्या कर देता है, सेट कर देता है। वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। अब जो उसने 160% करा प्राइस को, उसके ऊपर उसने क्या दिया, 25% का डिस्काउंट, मतलब उसे 75% की वैल्यू पे बेचा। यदि वह 150 का अतिरिक्त नकद छूट देता है, ये करने के बाद जितना उसके पास प्राइस आया उसके ऊपर भी उसने 150 रुपए का डिस्काउंट दिया, ठीक है। और फिर भी लागत मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर उसे 14% का लाभ हुआ है। 14% का लाभ होता है 114%, ठीक है। तो हमें इसके अंदर क्या लगाना है, माल का लागत मूल्य बताना है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 25 3 जा 25 4 जा 4 4 जा 16, ठीक है। 2 से 2 5 जा, तो यहाँ पे हो गया कॉस्ट प्राइस 6 कॉस्ट प्राइस बाय 5 माइनस का 150 इज इक्वल्स टू में, इसे भी सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 5 जा 2 7 जा एंड देन 50 इज इक्वल्स टू CP 57 अपॉन में 50। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, मतलब ये कॉस्ट प्राइस वाले टर्म्स एक तरफ कर देते हैं। 57 CP 57 बाय 50 माइनस ये इधर ले आएंगे 6/5 CP इज इक्वल्स टू में माइनस का 150। इसे कैलकुलेट करेंगे, नीचे मतलब डिनोमिनेटर का LCM ले लेंगे तो 50, देन 57 CP माइनस में 5 10 जा देन 60 CP इज इक्वल्स टू में माइनस का 150, ऊपर कैलकुलेट कर रही हूँ यहाँ पे, माइनस का 3 CP अपॉन में 50 इज इक्वल्स टू में माइनस 150। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 5 जा, तो आंसर कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना आ गया 2500। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 45 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को लगभग कितने किलोग्राम की 32 प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 43.70 प्रति किलोग्राम पर बेचकर 15% का लाभ प्राप्त हो सकता है। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, ये है क्वांटिटी और ये है रेट। वो कहता है उसके पास एक है 45 किलो पर ग्राम वाली चीनी जिसकी क्वांटिटी उसे नहीं पता, ठीक है, और एक है 25 किलो, ये इसको क्वांटिटी पता है और इसका रेट है 32
पर केजी। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है हमें ये बतानी है कि ये कितना किलो इसको मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए अब उसके अंदर जो उसने सेलिंग प्राइस बताया है, मतलब जब हम दोनों क्वांटिटीज को मिक्स करते हैं तो उसका एक एवरेज प्राइस निकलता है कि ये हमारा ये एक एवरेज कॉस्ट प्राइस बनेगा। ठीक है, तो उसके अंदर उसने बताया कि जो उसका एवरेज कॉस्ट प्राइस है जब उसने बेचा कितने के ऊपर 43.70 पे, तो उसे क्या हुआ 15% का गेन हुआ। ठीक है ना, ये इसका सेलिंग प्राइस है। 15% का गेन हुआ तो मतलब क्या है, ये किसका वैल्यू है 115% का वैल्यू है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 115% करूं तो कितना हो जाएगा 43.70। ठीक है, तो मैं यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लेती हूँ। कॉस्ट प्राइस कौन सा प्राइस होता है, जब भी मैं इन सारी क्वांटिटीज को और रेट को, मतलब ये जो क्वांटिटीज हैं इनको मिक्स करके जब मैं बेचूंगी तो जो अमाउंट मुझे पड़ेगा, मतलब जब मैं इनका एवरेज प्राइस निकालूंगी वो मेरा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो देखो 43.70 अपॉन में 115 परसेंटेज का जो ये 100 है इसके अंदर यहाँ ऊपर चला गया, और ये जो परसेंटेज का 100 है वो यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 23 और ये हो गया कितना 23 और ये हो गया 5 8 सा 5 7 सा 5 4 सा देन 23 1 सा 23 और 23 3 सा देन 8 सा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आया, मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस आया वो आ गया 38 रुपीज़। अभी इतना आपको समझ में आया कि ये जो उसको मिक्सचर था ये उसका सेलिंग प्राइस था। ये सेलिंग प्राइस उसे मिला था 43.750, वो मिला था 15% के गेन के बाद। तो 15% के गेन से पहले उसका प्राइस कितना था 38 रुपीज़ था। तो देखो इसका एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। 45 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में 25 मल्टीप्लाई बाय 32 अपॉन में सम ऑफ द क्वांटिटी। सम ऑफ द क्वांटिटी क्या है हमारे पास 25 प्लस में एक्स, ये किसके इक्वल है 38 के इक्वल है। कर लेते हैं 45x प्लस में 800 इज इक्वल्स टू में 950 प्लस में 38x। ठीक है, तो ये हो गया 7x इज इक्वल्स टू में 150। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 21.4। तो अप्रोक्सीमेट 21 kg यहाँ पे जो क्वांटिटी थी 21 kg थी। 21 किलो 45 रुपीज पर केजी वाली शुगर हमको इसके अंदर मिक्स करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, एक लंबवत वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर, और हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है, स्लांट हाइट पूछी गई है। तो देखो एक राइट सर्कुलर कोन बना देते हैं। ये इसका रेडियस हो गया, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 24 सेंटीमीटर, हमसे पूछी गई है स्लांट हाइट। ये ए से लेके बी तक जो हाइट है वो हमसे पूछी गई है। तो देखो ये आपको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 7 24 यहाँ पे कितना आएगा 25, और अगर नहीं याद है तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है ए लेंट 5000 रुपीज टू बी। ए ने जो है 5000 रुपए दिए हैं बी को उधार, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और 3000 रुपए दिए हैं सी को, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, फॉर द सेम सिंपल इंटरेस्ट। दोनों को जो इंटरेस्ट था वो कैसा था, सेम सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, और एंड में उसे कितना रुपए रिसीव हुए 2200 रुपए एज इंटरेस्ट। तो मतलब बी और सी से जो उसको इंटरेस्ट आया तो उसे टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ 2200 रुपए का। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 5000 रुपए दिए हैं x% से, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, प्लस 3000 रुपए दिए हैं x% से, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, और टोटल उसे कितना रिसीव हुआ है 2200 रुपए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100x प्लस 120x इज इक्वल्स टू में 2200, सो 220x इज इक्वल्स टू में, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 10। तो कितना परसेंटेज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो कह रहा है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका बेस कितना है 25%। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल
25 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाती है तो नया आयतन क्या है? इफ हाइट इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम? हमें वॉल्यूम बताना है। जो ओरिजिनल हाइट थी वो 10% थी, हाइट 10% थी। अगर इसको आपने 20% इंक्रीज कर दिया तो मतलब 120% कर दिया, तो हाइट जो पहले 10 थी अब बढ़ के कितनी हो गई है? 12। तो जो न्यू हाइट है उसकी न्यू हाइट वो कितनी हो गई? 10 हो गई। तो हमें क्या बताना है? व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम? न्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है? 25 और हाइट कितनी है? 12। तो आंसर विल बी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस को हमने क्या करा है? 10% से डिक्रीज करा है। तो हमें बताना है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। ठीक है, लेट सपोज जब तक हमने उसका एरिया ऑफ सर्कल था, देखो सपोज हमारे पास क्या था? एरिया ऑफ सर्कल था। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो डिक्रीज होने से पहले सपोज आपका रेडियस कितना था? मान लेते हैं ये था आर स्क्वायर। अब जिसे आपने डिक्रीज कर दिया तो अब एरिया आपका कितना हो गया? पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब पाई आर स्क्वायर से आप यहां पहुंच गए पाई आर स्क्वायर पे। तो मैंने ये आपके सामने फॉर्मूला इसलिए लिखा है कि आपको पता होना चाहिए जब आपका एरिया डिक्रीज हुआ तो पाई तो क्या था? दोनों में कॉमन था। जो डिक्रीज जो हमारा शो करेगा वो किसकी वजह से शो करेगा? सिर्फ और सिर्फ रेडियस की वजह से, त्रिज्या की वजह से। तो हम सिर्फ रेडियस पे ही कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंटेज डिक्रीज आया। सपोज पहले आपका ओरिजिनल रेडियस 10 था, 10 का जब हमने 10% डिक्रीज करा मतलब उसे 90% करा तो कितना हो गया? 9। तो मतलब आपका पहले रेडियस 10 था, 10 से घट के कितना हो गया? 9। तो 10 का स्क्वायर 100 और 9 का स्क्वायर 81। तो कितने का डिक्रीज आया? 19%। 19 का के ऊपर डिक्रीज आया 100 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका डिक्रीज परसेंटेज कितना आया? 19% का। ठीक है ना, तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट ही रेडियस के ऊपर आप उसका डिक्रीज या इंक्रीज जो भी है वो कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक बिल्डर है जिसके पास एक 100 मीटर का फेंसिंग वायर है। अब फेंसिंग वायर तो आप लोगों को पता होता है क्या होता है। जब आप पार्क में जाते हो तो आपने देखा होगा उसके चारों तरफ एक कुछ किलो वाला सा एक वायर लगा हुआ होता है जिससे आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब इधर से उधर नहीं जा सकते, उसे फेंसिंग वायर बोलते हैं। ठीक है, तो एक बिल्डर के पास वो एक फेंसिंग वायर है 100 मीटर का। अब वो कहता है वो उस वायर को यूज करना चाहता है एक सर्कुलर गार्डन को बंद करने के लिए और एक स्क्वायर गार्डन को बंद करने के लिए। ठीक है, अब वो हमसे बस एक चीज जानना चाहता है कि वो उस 100 मीटर वायर से मैक्सिमम एरिया कितना कवर कर सकता है? किसका? सर्कल का और स्क्वायर का। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर वो कितना उस वायर से एनक्लोज कर सकता है, कितना बंद कर सकता है। बस इसी चीज का उसने हमसे क्या मांगा है? रेशियो मांगा है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल गार्डन टू द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ स्क्वायर गार्डन। समझ में आया? अब देखो, अब एक यहाँ पे एक समझने वाली चीज आपके लिए क्या है। जब मेरे पास एक वायर है, अगर मुझे वो वायर एक सर्कल के चारों तरफ लगाना है, चारों तरफ यूज करना है, मैं यहीं पे यूज करूंगी और यही वायर मेरा कितना है? 100 मीटर है। ठीक है ना, अब ये चीज सर्कल की क्या हुई? ये जो सर्कल का ये वाला एरिया होता है, बाउंड्री जिसे हम कहते हैं, वो सर्कल का क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है या परिधि बोलते हैं उसे। ठीक है ना, तो जब मैं एक वायर लगाऊंगी तो वो उसके चारों तरफ लगाऊंगी, उसके सरकमफ्रेंस पे लगाऊंगी। ठीक है ना, तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? 100 मीटर। समझ में आई? तो मेरे पास जो 2 पाई आर का जो वैल्यू है वो कितना है? 100। अब यही बात अगर मैं स्क्वायर के लिए करूं तो जो मैं फेंसिंग लगाऊंगी वो स्क्वायर के चारों तरफ लगाऊंगी, तो ये जो 100 मीटर का वैल्यू है ये इसके पैरामीटर के बराबर है। 4a कितना है मेरे पास इसके अंदर? 100। ठीक है,
ये चीज यहाँ पे समझ में आई ना कि आप जब आप फेंसिंग करोगे तो फेंसिंग हमेशा किस चीज पे होती है, बाउंड्री पे होती है। अब सर्कल की बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोलते हैं और स्क्वायर की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। बट हमें रेशियो बताना है एरिया ऑफ सर्कल का और एरिया ऑफ स्क्वायर का, ठीक है। अभी यहां से हम कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे 2 ये कैंसिल होके 50, मेरे पास यहाँ पे रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 50 पाई, 50 अपॉन पाई, और यहाँ पे से मेरे पास साइड का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना आ गया 25, ए का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 25, ठीक है। बस अब यही वैल्यूज हम एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर इज 2, हमें कितना चाहिए, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई आर कितना है हमारे पास 50 पाई मल्टीप्लाई बाय 50 पाई, और ए कितना है हमारे पास 25, मैं इसको ऐसे ही ओपन में लिख देती हूँ 25 इंटू में 25। अब देखो ये पूरा पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 25 वन जा, ये यहाँ पे 25 टू जा, मतलब ये 25 वन जा 25 टू जा, ये तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा 4 अपॉन, इसे अगर मैं ओपन करूंगी तो 22/7, और यहाँ पे क्या बचा 1, 2 टू जा 4, 11, तो 14 अपॉन 11 इज टू 1, 14/11 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 1.27 इज टू 1। यही उनके एरिया का रेशियो आ गया जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। बस ये थोड़ा है कि ये फेंसिंग वाली सरकमफ्रेंस वाली बात इसके अंदर समझने की थी, ये समझ आ जाए तो फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बस सीधी सीधी बात एक ये बोली गई है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर था जो किससे भरा हुआ था, ऑयल से भरा हुआ था, बेलनाकार बर्तन, ठीक है ना। अब उसके अंदर हमने क्या डाला है, एक स्फेरिकल स्टोन डाला है, हेमिस्फेरिकल स्टोन, अर्ध गोलाकार पत्थर डाला है, जिसका रेडियस हमें दिया है, मतलब सिलेंडर का रेडियस नहीं दिया है, हमें सिर्फ हेमिस्फेयर का रेडियस दिया है। अब वो कहता है कि वो जो है पत्थर था जो हमने हेमिस्फेरिकल स्टोन डाला था वो कंप्लीटली क्या हो गया, उसके अंदर डूब गया है, और जो ऑयल का लेवल है वो 3 सेंटीमीटर बढ़ गया है। तो हमें क्या बताना है, त्रिज्या बतानी है, किसकी, रेडियस बताना है सिलेंडर का। तो अब देखो एक बात समझो, हमारे पास एक क्या था, सिलेंडर था, ठीक है। इसके अंदर हमने वो स्टोन डाला, इसके अंदर हेमिस्फेरिकल स्टोन, ठीक है। तो सपोज पहले ऑयल का लेवल कितना था, इतना था, ठीक है। अब जब हमने इसके अंदर स्टोन को डुबोया, ठीक है, तो हमारा जो ऑयल का लेवल था वो राइज हो गया, वो यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये जो राइज आया है, ये जो राइज आया है, ये किसके इक्वल होता है, जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर आपने डिप करा है, तो ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के इक्वल होगा, ठीक है ना। जो ये राइज आया है ये क्या है, ये किस चीज के अंदर राइज आया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर राइज आया है, ठीक है। तो राइज की जगह यहाँ पे आप क्या मेंशन कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। चलो यहाँ पे इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें नहीं दे रखा तो रेडियस हम ऐसे ही रहने देते, और हाइट में हम क्या मेंशन करेंगे, जितना हाइट के अंदर राइज आया है, क्योंकि सिर्फ ये वॉल्यूम सिर्फ जितना राइज आया है उसी का है, कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि जितना राइज आया है वो किसकी वजह से आया है, हेमिस्फेयर की वजह से आया है, ठीक है ना। 2/3 और आर इसका कितना है, मल्टीप्लाई में 7 इंटू में 7 और इंटू में 7, ठीक है। यहां से आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो अब ये इधर चला जाएगा, हटा देते हैं, ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3, पेयरिंग करेंगे तो ये रूट के बाहर रह जाएगा, ये हो जाएगा 7/3 अंडर रूट 14, ठीक है। समझ में आया, ये तो आप सॉल्व कर लोगे, बट हमें आर स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए। अब आपको रूट की वैल्यू को कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखो इसका मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ, अंडर रूट एन जो हमारे पास किसके बराबर में है, अंडर रूट 14 के। तो कैसे करते हैं, अंडर रूट 14, तो ये 14 प्लस इसके नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा होगा, 14 के नियरेस्ट स्क्वायर क्या है 16 अपॉन में ट्वाइस ऑफ ये जिसका स्क्वायर था 4, ठीक है ना। तो ये हो गया 30 अपॉन में
2 4 ज़ा 8, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ गया 3.75, ठीक है। 3.75 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, √14 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, समझ में आया। देखो जो रूट के अंदर नंबर था n था सपोज, तो n प्लस उसका नियरेस्ट स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ, मतलब ये अगर इसको मैं अंडर रूट कर दूं तो वो वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए 2 × 4, तो ये 3.75 इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है। तो देन 3.75 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो देन 125 7 ज़ा 8.75, ठीक है ना। 8.75, ये 8.73 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है, तो रेडियस कितना आ गया 8.73 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज ए सेंट्रल एंगल 120 डिग्री और रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सेक्टर ऑफ अ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो एक सर्कल के अंदर हमें दे रखा है थीटा इतना है और उसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अनदर सेक्टर ऑफ द सेम सर्कल, मतलब एक और सेक्टर बनाया गया है, जैसे सपोज ये सर्कल था, इसके अंदर एक सेक्टर था, अब इसी सर्कल के अंदर दूसरा सेक्टर बनाया गया है। तो देखो एक बात समझने की यहाँ पे ये हो गई, अगर एक ही सर्कल के 2 सेक्टर हैं तो उन दोनों सेक्टर्स के रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो अब वो बोल रहा है, तो एक तो उसने हमें दे दिया थीटा का वैल्यू, और अनदर सेक्टर ऑफ अ सेम सर्कल हैज द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल का उसके अंदर उसने हमें वैल्यू दे दिया 2π3, ठीक है। तो देखो इसके अंदर थीटा का वैल्यू उसका कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 × 180/3, तो इसके अंदर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री, मतलब सेकंड सेक्टर का भी जो थीटा था वो 120 डिग्री आया, और जो पहले वाले का थीटा था वो भी कितना था 120 डिग्री, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सेक्टर, बस हमें रेशियो बताना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू क्या पुट करेंगे कि जब सभी कुछ इक्वल है, क्योंकि दोनों का क्या है, थीटा तो इक्वल है 120 120, पाई से पाई कैंसिल, रेडियस भी दोनों का सेम है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो के अंदर हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।